जय श्री कृष्णा। आज की कहानी का शीर्षक है बेटा बहू ने जब माँ से सब कुछ छीन के मारना चाहा तो बेटी ने आकर किया कुछ ऐसा की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब बेटे बहू ने अपनी बूढ़ी माँ को सारी जायदाद छीन कर मारने की साजिश की तो बेटी ने आकर किया कुछ ऐसा कि रामशंकर जी और मनोरमा जी एक सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी जिंदगी में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके एक बेटा रोहन और एक बेटी आराध्या थी। उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। दिन रात एक करके रमाशंकर जी ने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा ताकि वह अपने सपने पूरे कर सके और बेटे की शादी करके अपने दायित्व को पूरा किया। जब रोहन पढ़ाई करके पूरी करने विदेश से भारत लौटा तब मनोरमा जी ने बड़े प्यार से नीत को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। बहू, अब ये घर और घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम तो अब बस चैन से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताएंगे। मनोरमा जी ने घर की चाबी अपनी नई नवेली बहू नीता को देते हुए कहा। रोहन और नीता दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए मनोरमा जी और रमाशंकर जी ने उनकी खुशी का नज़र में रखते हुए उनकी शादी करवा दी। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर नीता बड़े घर की बेटी जो हमेशा से ही अकेले रहना चाहती थी। सास ससुर अगर कोई काम उसे कह देते तो वह जल भुन जाती थी। वह रोहन की शिकायत भी करती थी, पर वह कहता, अरे तुम अच्छा व्यवहार रखोगी तभी तो इस सारी जायदाद की मालकिन बन पाओगी। रोहन की बात ध्यान में रखकर नीता दिल ही दिल के अंदर अपनी ही भावना को दबाकर झूठी मुस्कान के साथ अपने सास ससुर की बातों को मानती थी। एक दिन रमाशंकर जी बहुत बीमार हो गए। उन्हें लकवा मार गया। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने काफ़ी खर्चा बताया। ऐसे में मनोरमा जी रोहन से बोली, बेटा तेरे पापा ने जो पैसा जमा कर रखा है, पर वह अभी कैसे मिल पाएगा ये पता नहीं, और तेरे पापा अभी बताने की हालत में भी नहीं है। तू इंतजाम कर देगा ना? माँ, मैं इतने पैसों का अचानक से इंतजाम कैसे करूँगा, वह भी इतनी जल्दी में। एक मामूली सी नौकरी करता हूँ और मेरा ऑफिस भी बन रहा है। रोहन ने दुख जताते हुए मनोरमा जी से कहा। मनोरमा जी ने कहा, बेटा किसी दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से कर्ज ले लो। एक बार तेरे पापा ठीक हो जाएं फिर सारा कर्ज चुका देंगे। इसलिए पापा से कहा था कि अपने सारे हिसाब किताब मेरे हवाले कर दीजिए, पर शायद पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। रोहन ने कहा, बेटा इस बार तेरे पापा को ठीक हो जाने दे। सबसे पहले यही काम मैं करूँगी। हमारी उम्र हो गई है, ना जाने कब क्या हो जाए। मनोरमा जी ने कहा, माँ देखता हूँ अगर कहीं से मदद मिल पाएगी तो। रोहन ये कहकर वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद रोहन मनोरमा जी से आकर बोला, माँ पैसों का इंतजाम हो गया है, लेकिन उसे 1 महीने के अंदर लौटाना होगा, नहीं तो वरना मेरी बात की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। बस बेटा एक बार तेरे पापा ठीक हो जाएं, हम सबसे पहले कर्जा चुका देंगे। मनोरमा जी ने कहा और रमाशंकर जी के पास चली गई। इधर नीता रोहन को एक किनारे ले जाकर बोली, रोहन इतने पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? ये हमारे पैसे तो नहीं हैं। हाँ, पैसे हमारे ही हैं, परंतु कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे छोटे दांव लगाने ही पड़ते हैं। रोहन ने फिर कहा, एक तो आपने हमारे पैसे दे दिए और ये बहकी बहकी बातें
कर रहे हो, जरा समझाएंगे मुझे इन बातों का मतलब, नीता ने कहा। अब जब पापा के इलाज में मैंने इतना कर्जा लिया है तो माँ भी उसे जल्द चुकाएंगी और उधर ऊपर से पापा की सारी जायदाद हमारे नाम कर देंगी, क्योंकि उन्हें आज के दिन का डर हमेशा ही रहेगा। हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे और पापा की सारी जायदाद भी। मैं अपने ऑफिस का मालिक जल्दी बन जाऊंगा। उसके बाद जब रामशंकर जी कुछ दिनों बाद घर आ गए तो मनोरमा जी सबसे पहले सारा कर्जा चुकाने और अपनी जमा पूंजी रोहन के नाम करवाने के लिए रमाशंकर जी से कहती हैं, लेकिन रमाशंकर जी मना कर देते हैं। तो मनोरमा जी बोली, अरे हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना, फिर जो हमारा है वह सब रोहन का ही तो है। उसे आज ये सब दे या कल क्या फर्क पड़ता है, और उसने इतना पैसा लगाया है तुम्हारे बीमारी में अभी। रमाशंकर जी ने सोचा, चलो सही तो कह रही है, कल मेरी जो हालत थी ऐसा दोबारा हुआ। ये सोचकर रमाशंकर जी ने अपनी सारी जायदाद रोहन के नाम कर दी। अगले दिन मनोरमा जी के बहू को आवाज़ देते हुए बोली, बहू जरा अपने बाबूजी के खाने के लिए खिचड़ी बना देना। 1 मिनट मम्मी जी, मैं एक पेन और पेपर लेकर आती हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या बनाना है, नीता ने भड़कते हुए कहा। ये क्या कह रही हो बहू, मैं समझी नहीं। तुम लोगों की नज़रों में ये एक होटल ही तो है और मैं यहाँ की वेटर जो आप लोगों को ऑर्डर लेती रहूँगी और आप लोगों की फरमाइश पूरी करती रहूँगी। मम्मी जी, बीमार पापा जी हैं, आप तो नहीं है ना, तो खुद क्यों नहीं बना लेती खिचड़ी। हर वक्त काम के लिए मुझे आवाज़ देना ज़रूरी है क्या। ये कहकर वह चली गई। लगता है बेचारी पूरा दिन काम करके थक गई होगी, इसलिए नाराज़ हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा मेरे पास आकर माफ़ी मांगेगी। चलो सही कह रही है, मैं भी तो बना सकती हूँ खिचड़ी, आज मैं ही बनाकर खिलाती हूँ। मनोरमा जी ने मुस्कुराते हुए अपने मन में चल रही हलचल को छुपाते हुए कहा। अगले दिन मनोरमा जी रमाशंकर जी से बोली, बताओ आज आपके लिए क्या बनाऊं। सोच रही हूँ अब आपकी पसंद का मैं ही रोज बना लिया करूँगी। बहू को सुबह से इतने सारे घर के काम करने होते हैं, बार बार उसे क्यों परेशान करना। कहिए क्या खाएंगे आज। मनोरमा जी जो भी कहें, पर रमाशंकर जी तो सब समझ रहे थे कि बहू की फटकार के बाद वह दोबारा जलील नहीं होना चाहती, इसलिए खुद ही बनाने को कह रही है। और फिर उन्होंने कहा, जो बना लाओगी खा लूँगा। मनोरमा जी उठकर रसोई में चली गई। पर यह क्या, रसोई में तो ताला लगा हुआ है, आज तक कभी भी रसोई में ताला नहीं लगा, फिर आज। ये सब सोचते हुए ही मनोरमा जी ने नीता को आवाज़ लगाना शुरू किया। क्या हुआ मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो। नीता ने चिल्लाते हुए कहा। बहुई, रसोई में ताला, आज तक कभी इस घर की रसोई या पूजा घर में ताला नहीं लगा। मनोरमा जी ने कहा। हाँ, क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहने लगे हैं, हर वक्त भूख ही लगती रहती है। अब हमारे घर में कोई कुबेर का खजाना तो नहीं है जो उनके 5 टाइम खाने का खर्चा उठा पाए, इसलिए ताला लगाना पड़ा। नीता ने अपना बालों को संभालते हुए कहा। तुम क्या हमें जानवर कह रही हो बहू। मनोरमा जी ने धीरे से कहा। हाँ, अब आप इतनी भी बोली नहीं हैं जो मेरी बात आप समझ ना पाएं। तंग आ गई हूँ मैं आप लोगों के भूख से, बस
अब ये आप दोनों के खाने पीने से मेरी पूरी नज़र रहेगी। अब मैं तय करूंगी आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। नीता के ऐसा कहते ही मनोरमा जी गुस्से से उबलने लगी और बोली, तुम्हारी इतनी मजाल की हमें जानवर कहो, ऊपर से हमारे खाने का हिसाब भी रखो। ये घर मेरा है और इतने तो गरीब नहीं है कि खाना आधा पेट खाएं या नाप तोल कर खाएं। आने दो आज रोहन को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने हम लोगों के साथ कैसा सलूक किया है, तब वही तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है और वह जानते थे कि आप लोग ऐसा करेंगे, इसलिए तो यह जायदाद उन्होंने पहले ही अपने नाम करवा ली। अब आप लोग हमारे ऊपर आश्रित हैं और मम्मी जी, अब से इस घर में आप दोनों को मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। पापा जी बीमार हैं पर आप तो ठीक हैं, इसीलिए पूरे घर का काम आप करेंगी, वरना हमें आप लोगों को उठाकर बाहर निकालने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी, नीता ने कहा। मनोरमा जी चुपचाप बिना खाने के अपने कमरे में आ गई तो रमाशंकर जी बोले, देखा मनोरमा, इसीलिए अपनी जायदाद रोहन के नाम नहीं कर रहा था मैं, पर वह इतने नीचे गिर जाएगा ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब करो इस उम्र में घर के सारे काम, वरना इस घर के मालिक हमें निकाल कर फेंकेंगे। रमाशंकर जी ने अपने कांपते स्वर में कहा, मुझे लगता है कि बहुत झूठ बोल रही है, वही मेरे बेटे के पीछे पड़ी होगी। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। एक बार आने दीजिए रोहन को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मनोरमा जी ने तेज आवाज में कहा। रात को रोहन के आने के बाद मनोरमा जी उससे बोली, बेटा देखना बहू क्या कर रही है। मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं है, पर मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तू बता उसे और अपने पापा को कि जैसा वह कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम तेरे माता पिता हैं या इस घर के गुलाम। माँ, बस पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। आज के जमाने में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। आपको क्या लगता था कि पूरी जिंदगी में और नीता आप दोनों की हजूरी करेंगे? रोहन ने भड़कते हुए कहा। मनोरमा जी तो अब तक उम्मीद की एक लो लिए खड़ी थी कि शायद रोहन नीता को डांटेगा, उसके खिलाफ अपने माता पिता के साथ खड़ा होगा, पर रोहन ने आते ही वह लो बुझ गई और वह मौन होकर अपने आंसू बहाने लगी। अब तो नीता ने उन पर खुलकर जुल्म करना शुरू कर दिया। पहले तो नीता ने रसोई पर ताला लगाया, फिर उसने खाना 3 टाइम से हटाकर 2 टाइम कर दिया और फिर बासी खराब खाना उन्हें देने लगी। पहले से ही बीमार रमाशंकर जी धीरे धीरे और बीमार रहने लगे। एक दिन मनोरमा जी को बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। घर का सारा काम, ऊपर से खाना नहीं सही से नहीं मिलता। कमजोर होना तो लाजमी था। वहाँ घर का सारा काम खत्म कर थोड़ा लेटने की सोचती तो उनकी आंखें जाग जाती हैं। इतने में रमाशंकर जी कमरे से बाहर जाकर नीता को कहते, बहू आज मुझे रात को खाना मत देना, उसके बदले अपनी सास को भरपूर खिला देना। बड़ी कमजोरी महसूस कर रही है। ठीक है, फिर आप तो कमजोरी महसूस नहीं करेंगे ना। आप दोनों को ऐसे जता रहे हो जैसा मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। सारा दिन काम तो कुछ कर नहीं पाते, बस खाना ही खाना चाहिए इन दोनों को, नीता ने झल्लाते हुए कहा। उसके बाद मनोरमा जब उठती हैं, बड़ी देर हो गई सोते हुए। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मनोरमा जी ने कहा।
तुम इतने आराम से सो रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया। मैं खाना खाने चला गया, अब तुम भी जाकर खा लो, रमाशंकर जी ने कहा। आपने खाना खा लिया? चलो अच्छा है, आपको समय से खाना भी चाहिए। अच्छा बताइए, बहू ने मतलब फिर से बासी खाना दिया ना? मनोरमा जी ने कहा। अरे मनोरमा, तुम बहुत सवाल करती हो। जाकर खाना खा लो, जो भी जिंदा ही तो है, रहना है। ठीक है, जाती हूँ, इतना भड़को मत। फिर मनोरमा जी चली जाती हैं। जब वह अपना खाना देखा तो वह हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उससे नीता हर रोज 1 कटोरी दाल और 2 रोटियां ही देती थी, पर आज 2 कटोरी दाल और 4 रोटियां थी। अपने कौतूहल को वह संभाल नहीं पाई और नीता से पूछ बैठी, क्या हुआ बहू, आज मेरी थाली में ज़्यादा खाना क्यों? भूख नहीं लगी है क्या? ज़्यादा बातें ना कर के जो मिला है वह खा लीजिए, वरना यह भी नहीं मिलेगा, नीता ने कहा अपनी भूख के आगे। मनोरमा जी ने और कुछ नहीं पूछा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। फिर वह बर्तन वगैरह धोकर रात को सोने चली गई। वह आज ज़्यादा खाने की बात रमाशंकर जी को बताना चाह रही थी, पर जब वह कमरे में गई, रमाशंकर जी सो चुके थे। सुबह बताऊंगी उन्हें, ये सोचकर मनोरमा जी भी सो जाती हैं। सुबह जब मनोरमा जी की नींद खुली तो रमाशंकर जी अपने बिस्तर से नीचे पड़े थे। उनके मुंह से काफी खून बह रहा था। मनोरमा जी ने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, तो बेटा उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस आ गया। डॉक्टरी ने तुरंत उन्हें खून की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी मनोरमा जी को कहीं खून नहीं मिला, तो वह बेटे के ऑफिस पहुंची। मनोरमा जी के बेटे ने ऑफिस के बाहर बैठे हुए उसका इंतजार कर रही थी, आंखों में आंसुओं से भरे। जब एक जगह बैठे बैठे उनके घुटने जवाब देने लगे तो वह गार्ड ने तरस खाकर उन्हें अपनी कुर्सी बैठने के लिए दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, मनोरमा जी ने भरी आंखों से उसको जवाब दिया। कुछ ही देर में अपने बेटे को गाड़ी से उतरता देखकर मनोरमा जी अचानक से दौड़कर अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगीं। माँ को ऐसे कपड़ों में सभी के सामने गले लगाकर रोहन खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। उसने मनोरमा जी को दूर झटकते हुए गार्ड को कहा, कौन है ये बुढ़िया और यहाँ क्या कर रही है? गार्ड बोला, सर ये आपका इंतजार कर रही हैं, आपके कारण इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। रोहन चिल्लाता हुआ बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये मेरा ऑफिस है, कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा है। यहाँ मैंने जो कोई भी मुंह उठाए चला आता है, निकालो इसे यहाँ से पैसा देकर। पता नहीं कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर मनोरमा जी उसको देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू निकले। बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला जल्द से जल्द उनके लिए खून की व्यवस्था की जाए। कहते कहते मनोरमा जी बेटे के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। रोहन ने हाथ पकड़कर उन्हें एक किनारे करते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं कि पापा की जान बचाने के लिए मैं बिस्तर पर आ जाऊं? पता है ना, पिछले महीने में ही मैं कितना बीमार था। जाइए यहाँ से, नहीं है मेरे पास इतना वक्त और ना ही मैं उस बुढ़े को अपना एक कतरा खून देने वाला हूँ। मनोरमा जी अपने आंचल से को आगे बढ़ाते हुए बोली, इस वक्त मेरी मदद कर दो। मैं अपने खून का एक एक कतरा बेचकर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारा थोड़े से खून देने से तुम्हारे
पिता की जान बच सकती है तो इतने में रोहन चिल्लाता हुआ बोला, समझ में नहीं आता आपका, भिखारी की तरह पीछे पड़ी हो। मनोरमा जी की हालत देखकर गार्ड की आंखें भर आईं। उसने सहारा देकर मनोरमा जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा, क्या ये सच में आपके बेटे हैं? मनोरमा जी ने हाँ में सिर हिलाया। तो गार्ड के मनोरमा जी से सारी कहानी पूछी। गार्ड कहानी सुनकर भावुक होकर उनका हाथ थाम कर बोला, माँ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी को खून की जरूरत है तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इतने में रोहन अपनी मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकला। मनोरमा जी को वहीं पर बैठा देखकर उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। उस वक्त वहां उसके सिवा कोई नहीं था। उसने सोचा, मीटिंग में इतने लोग आते हैं, इस बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, नहीं तो उनके आगे मुंह खोला तो मेरी लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। उस गार्ड ने आओ देखा न ताओ, अचानक से एक जोरदार तमाचा रोहन अपने बॉस की गाल पर मार दिया। तमाचा इतना जोरदार था कि अंदर काम कर रहे सभी लोग सुनकर बाहर आ चुके थे और रोहन को देखे जा रहे थे। शर्म नहीं आती? अपनी माँ के साथ ऐसा करते हुए वह गार्ड गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम अपने बॉस पर हाथ उठाओ? मैं तुम्हें अपनी नौकरी से अभी निकालता हूँ। अरे थूकता हूँ मैं आपकी नौकरी पर, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वह भला और किसका होगा। उस गार्ड की हिम्मत देखकर आज सब हैरान थे और रोहन एक हाथ अपने गाल पर लगाए खड़ा था। उस गार्ड ने मनोरमा जी का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए माँ जी यहाँ से। मनोरमा जी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उस गार्ड का खून मैच किया जो कि किस्मत से मिल गया। मनोरमा जी सामने खड़ी कुर्सी पर बैठी उसको ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। उनके लिए तो वह किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मनोरमा जी खून चढ़ाने के बाद गार्ड के कदमों में गिरकर रोने लगी। अरे माँ जी, अब क्या इस गरीब को पाप का भागीदार बनाना चाहती हैं? माँ के ये हाथ बस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हैं। मनोरमा जी के दोनों हाथों का अपने सर पर रखते हुए बोला, बेटा, मेरे कारण अपनी नौकरी भी छोड़ दी। ये थोड़ी सी पैसा रख, तुम्हारे बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। माँ जी, नौकरी के बाद में सोचेंगे, आप पहले यहाँ बैठी हो। सुबह से आप बस रोए जा रही हो, पता नहीं कब से कुछ खाया होगा या नहीं। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मनोरमा जी अपनी भरी हुई आंखों से उसको देख रही थी। एक अनजान होकर भी उसने रमाशंकर जी की जान बचाई और दूसरी तरफ उनके सगे बेटे ने उनकी ममता का इतना अपमान किया। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोला, माफ़ करना, हम रमाशंकर जी को देर होने की वजह से नहीं बचा पाए। मनोरमा जी ने देखा रमाशंकर जी शांत भाव से सो रहे थे। वह समझ चुकी थी कि अब वह जा चुके हैं, पर सबसे हैरानी की बात थी कि मनोरमा जी की आंखों में आंसू नहीं आए। इतने में मनोरमा जी ने देखा कि उनकी बेटी स्नेहा का फोन आ रहा है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बेटी को खबर करने का मौका ही नहीं मिला। 1 घंटे के अंदर ही पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मनोरमा जी ने फोन उठाते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा को शांति मिल गई। चलो, अच्छा हुआ मेरे मरने से पहले चले गए, वरना अकेले रहते तो मेरे जाने के बाद भी चैन नहीं पाते। हेलो मम्मी, ये क्या कह रही हो आप? पापा भी कल ऐसे ही कह रहे थे। स्नेहा की बात मनोरमा जी सुन ही नहीं रही थी। ना तो वह रो रही थी और ना ही कोई बात कर रही थी।
पता लगने पर नीता अस्पताल आई तो देखा रमाशंकर जी स्वर्ग सिधार चुके हैं और मनोरमा जी मूर्ति की तरह उनके पास बैठी हुई हैं। गार्ड भी हैरानी से मनोरमा जी को देख रहा था, पर मनोरमा जी ऐसे ही बैठी थी। शाम तक रमाशंकर जी का क्रियाक्रम भी हो चुका था। बेटी विदेश में रहने के कारण अब तक नहीं पहुंच पाई थी। उस गार्ड ने मनोरमा जी को सहानुभूति दी और नम आंखों से शाम को अपने घर लौट आया। मनोरमा जी तो रमाशंकर जी के बिना जिंदा लाश बनकर रह गई थी। अगले दिन नीता बोली, सुनिए जी, स्नेहा भी आ रही है, पता नहीं अब वह क्या करेगी जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि हमारे कारण पिताजी की जान चली गई। तो नीता ने डरते हुए रोहन से कहा, और कौन बताएगा उसे ये मूर्ति बनी मेरी माँ। रोहन ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, मम्मी जी ने स्नेहा को फोन करके अब तक क्यों कुछ नहीं कहा, और क्या पता बता भी दिया हो। नीता ने कहा, क्या तुम स्नेहा को नहीं जानते? अगर उसे इन सब के बारे में पहले पता होता तो कब की यहाँ आ धमकती। रोहन ने कहा, मैं क्या कर रही हूँ, आपके पापा तो चल बसे हैं। अब इस पागल बुढ़िया को भी उनके पास पहुंचाकर सारी समस्या ही खत्म कर देते हैं। फिर स्नेहा या किसी और का कोई डर नहीं रहेगा। सबको ये कह देंगे कि पापा की सोच में ये भी चल बसी। नीता ने कहा, और इसलिए नीता ने खीर में जहर मिलाया और अपने सास को खिलाने आ गए। पर उसे पता नहीं था कि स्नेहा कल आने का कहकर आज ही आ गई, ताकि वह अपने घर के पूरे हालात अपनी आंखों से देख पाए। रमाशंकर जी ने उसे घर की चाबी का एक सेट दे रखा था, क्योंकि वह विदेश में रहती थी और जब चाहे आ सके। अगर घर पर कोई ना भी हो तो वह अंदर आ सके। इन्हें क्या पता था कि यह चाबी एक दिन अपनों की जासूसी के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब नीता शालिनी जी को वह खीर खिलाने वाली थी, स्नेहा उसी कमरे में ही छिपी बैठी थी, क्योंकि उसने अपने भाई और भाभी की सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। उसने खींचकर एक तमाचा नीतू के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की जान लेने की, और अब माँ को भी मारना चाहती हो? स्नेहा को वहां देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों रोहन हैरान हो गए मुझे यहाँ देखकर? उस दिन पापा ने मुझे फोन पर सारी बात बता दी थी और मैं आप लोगों पर गुस्सा भी बहुत हुई थी। सोचा कि अभी जाकर आप लोगों से हिसाब लूंगी, पर फिर सोचा कि आप लोगों को रंगे हाथों भी पकड़ना होगा, तभी तो कानूनी कार्रवाई भी करवा पाऊंगी। बात करके ही मैं निकल गई थी यहाँ के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानी का कारण मैं पापा के क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो पाई। पर आज जब आप लोग माँ को ठिकाने लगाने की बात करने में व्यस्त थे और मैं चुपके से घर में दाखिल हो गई, बस इस बार का अफसोस रहा कि मम्मी पापा ने ये सब मुझे पहले नहीं बताया, वरना शायद आज पापा जिंदा होते। इतने में पुलिस भी वहां आ चुकी थी। ले जाएं सर दोनों को, इन दोनों ने मेरे पिता की जान और धोखे से सारी जायदाद छीन ली, फिर पापा को भूखा रखकर मार डाला और अब मम्मी को जहर देकर मारने चले थे। ये खीर इस बात का सबूत है। पुलिस और स्नेहा का ऐसा रूप देखकर दोनों डर के मारे थर-थर कांपने लगे और मनोरमा जी के कदमों में गिरकर माफी की गुहार लगाने लगे। लेकिन मनोरमा जी कुछ नहीं बोली और पुलिस दोनों को वहां से उठाकर ले गई। स्नेहा अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई, जहां उनकी माँ बस एक बात कह जा रही थी, अच्छा हुआ जो वह मुझसे पहले चले गए, शांति मिल गई तेरे पापा को। मनोरमा जी ने अपनी
सारी जायदाद अपनी बेटी और उन गार्ड के नाम कर दी जिन्होंने अपना खून का कतरा कतरा देकर रमाशंकर जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और स्नेहा अपनी मम्मी को लेकर विदेश के लिए रवाना हो गई। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारी कहानी सुनने को मिलती रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।